पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से इस हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उस पर आपके सामने कुछ गुजारिशात रखनी थी। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान स्टील मिल का जो गैस का कनेक्शन है वो मुनक़ता हुआ जून 2015 में, और उस वक्त जो वाजिबात थे SSGC के वो कोई 35 अरब के करीब थे, जिसमें 17 अरब रुपए गैस के जो वाजिबात थे वो थे और 18 अरब रुपए उसमें लेट सरचार्ज था। जो अदायगियाँ स्टील मिल ने वक्त पर नहीं की उसमें SSGC ने जो लेट सरचार्ज होता है वो लगाया था। उस वक्त भी मुझे याद है कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यही बात रखी थी कि अगर SSGC का मकसद ये है कि उसे अपने वाजिबात वापस मिल जाएं और गैस का बिल कोई अदा कर दे तो वो अदायगी तो उसी सूरत में मुमकिन है कि स्टील मिल चले। अगर स्टील मिल नहीं चलेगी तो गैस का बिल अदा नहीं कर सकते। और आज जब हम 5 बरस के बाद आज आपके सामने बैठे हैं तो जो 35 अरब रुपए का गैस का बिल था मई 2020 में, जो मेरे पास तफसीलात आई हैं, मुमकिन है कोई 19-20 में, आज SSGC का जो क्लेम है स्टील मिल पर वो 66 अरब और 66 करोड़ का है। उस वक्त तो ये कहकर गैस बंद कर दी गई कि ये जो 35 अरब है ना मिलने की वजह से SSGC जो है वो बैठ जाएगा और चल नहीं पाएगा। लेकिन आज 5 बरस के बाद तकरीबन वो जो क्लेम था SSGC का वो दुगना हो गया है और अदायगी की कोई सूरत नहीं है। बीच में हुकूमत थोड़े बहुत देती रही है करोड़ों में कुछ न कुछ, लेकिन अदायगी नहीं हुई। उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि PMLN की हुकूमत का स्टील मिल की गैस को बंद करने का फ़ैसला जो है वो इंतहाई नामुनासिब था और इस इदारे को तबाह करने का एक पहला कदम था। जिस वक्त स्टील मिल बंद हुई, मेरा ख़याल है कि उस वक्त उसकी जो पैदावार थी वो 65% अपनी कैपेसिटी पर वो चल रही थी। और अगर उस वक्त के आदाद व शुमार उठाकर देखें तो जून 2015 से पहले आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्शन थी वो स्टील मिल की बढ़ती गई और 65% पर जब आ गई तो वो ब्रेक इवन पर थी, वो खसारे में नहीं थी उस वक्त, या खसारे से निकलने के करीब थी। अगर उसी रफ्तार से स्टील मिल चलती रहती तो शायद उसी बरस में या चंद महीनों में वो खसारे से निकल आती, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी वो खुद देते, अपने ऊपर जो वाजिबात थे SSGC के या किसी और यूटिलिटी कंपनी के वो भी वो खुद अदा करने के काबिल होते। लेकिन अजीब मंतक दी गई कि SSGC को चूँकि पैसों की ज़रूरत है इसलिए हम जो है ये उसका गैस बंद कर देते। पैसे आज तक नहीं मिले, वाजिबात ज़्यादा बढ़ गए और बकौल इस हुकूमत के इन पिछले 5 बरसों में 72 अरब रुपए मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में दिए गए। अब मुझे बताइए कि ये कौन सी कैलकुलेशन है, कौन से दानिश्वर हैं, कौन से माहिरीन बैठे हुए हैं जो 15 अरब रुपए बल्कि 14 अरब रुपए 17 अरब रुपए 2015 में जो गैस का बिल था वो देते हुए तो उनको मौत आ रही थी। अगर वो दे देते तो ना ये 72 अरब रुपए आपके खर्च होते, ना गैस का बिल इतना बढ़ता, ना स्टील मिल की ये हालत होती और ये प्रोडक्शन वगैरह सारी बेहतर हो जाती और स्टील मिल अपने क्राइसिस से निकल आती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के कांधे को इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की एक ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है
और उस ऑब्जर्वेशन को बहाना बनाकर, उसको जवाज़ बनाकर 9,500 के करीब पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को निकालने का फैसला कर दिया गया है। आपको याद होगा कि 2006 में जब स्टील मिल की निजकारी का फैसला हुआ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शमशाद कुरैशी साहब भी पिटिशनर थे, वहाँ केस चला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त स्टील मिल की निजकारी को रोक दिया। उस पर लोग एतराज़ भी करते हैं, उसके हक़ में भी बोलते हैं, मैं उस फैसले की तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो उस फैसले के अंदर थी, जो मैं समझता हूँ कि आज भी वैलिड है बहुत अच्छी तरह से, वो ये थी कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुतल्लिक हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसकी मंजूरी CCI से ली जाएगी। मेरा ये सवाल है कि इस वक्त इस हुकूमत ने जो भी खुफिया मंसूबा बनाया है, हमें नहीं पता क्या करना चाहते हैं इसके साथ। फ़िलहाल तो ये सामने आया कि लोगों को निकाल रहे हैं। जो मंसूबा बनाया है, जो कुछ इसके साथ करना चाहते हैं, क्या इस हुकूमत ने CCI से उसकी मंजूरी ली है या नहीं ली है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, उसके मुताबिक CCI से इसकी मंजूरी लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुझे जो है ये भी अर्ज़ करनी है आपसे, जो ये भी बार बार इनके कुछ जो जिनको मैं कहता हूँ चवल किस्म के लोग हैं, जिनको पता कुछ नहीं है और बड़ी मायराना अंदाज में अगर अपनी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल में अपने कारकुन भर्ती कर दिए थे, सियासी भर्तियाँ हो गई, इसलिए स्टील मिल की हालत बुरी हो गई। मैं आपके सामने दावे से ये कह रहा हूँ कि 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में रही है, पाकिस्तान स्टील मिल में एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया गया, एक शख्स, एक फ़र्द को भर्ती नहीं किया गया। हाँ, एक काम हमने किया है, वो सिर्फ स्टील मिल में नहीं किया, वो बहुत सारे इदारों में किया और वो कानून के मुताबिक किया। वो हमने उस इदारे में जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको रेगुलराइज़ किया। और ये पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर कोई मुलाजिम कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं काम कर रहा है तो एक अरसे के बाद उसका ये हक है कि उस इदारे में उसको मुस्तकिल कर दिया जाए। और हमने उस कानून के मुताबिक उन लोगों को मुस्तकिल किया जो पीपल्स पार्टी के दौर से पहले, पीपल्स पार्टी के हुकूमत में आने से पहले, इनके जो सरपरस्त थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके दौरे हुकूमत में या उनसे पहले वाली जो हुकूमतें थीं, पीपल्स पार्टी तो 12 साल हुकूमत में नहीं थी। 1996 से लेकर 2008 तक 12 बरस हम हुकूमत में नहीं थे। और ये जितने लोग हमने रेगुलराइज किए, ये उन पिछले 12 बरसों के अंदर अपॉइंट हुए थे। कोई पीपल्स पार्टी का आदमी नहीं था इसके अंदर। हो सकता है बेचारा कोई हमदर्द हमारा हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपॉइंटीज नहीं थे। तो उनको ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी ने भर्ती की, ये गलत था। हमारे लिए ये ज़्यादा आसान था कि हम उन तमाम लोगों को निकाल देते और जगह बनाते और फिर अपनी मर्ज़ी के लोग भर्ती करते। हमने वो नहीं किया। तो ये भी तासुर गलत है। हमने एक बात हमेशा कही है कि स्टील मिल के मुतल्लिक जब भी कोई फ़ैसला किया जाता है तो उसमें जो सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज़ एक चीज़ होती है और वो है स्टील मिल की ज़मीन, जिसकी मालियत जो है वो अरबों में है, अरबों में। अगर ये स्टील मिल जो ये कह रहे हैं कि 1800 एकड़ जो है जिसके ऊपर वो सारा प्लांट है, हम वो सिर्फ किसी को देंगे, अगर उस 1800 एकड़ की मालियत में निकाल ली जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी कोई 100 अरब के लगभग तो होगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा है कि 100 अरब के लगभग होगी। और टोटल जो ज़मीन है स्टील मिल की वो 19,000 एकड़ है। 19,000 एकड़ ज़मीन जिसकी मिल्कियत, जिसका मालिक सूबा सिंध है।
सिंध की सूबाई हुकूमत है, और अगर वफाकी हुकूमत ने CCI की मंजूरी के बग़ैर सूबा सिंध की हुकूमत को एतमाद में लिए बग़ैर कोई फ़ैसला किया तो हम उसको रजिस्ट करेंगे और हम उसको नहीं होने देंगे। और ये तयशुदा एक तरीक़ेकार है, कानून है रेवेन्यू का, कि सूबाई हुकूमत जो ज़मीन की मालिक होती है वो किसी भी इदारे को ज़मीन अगर किसी मखसूस मकसद के लिए देती है तो अगर वो ज़मीन उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना हो तो सूबे को ये हक़ हासिल होता है कि सूबा वो ज़मीन उसे वापस ले। पहली बात तो ये है कि जो लोग स्टील मिल से निकालने की कोशिश की जा रही है, हम ना सिर्फ इसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि पीपल्स पार्टी उन तमाम 9,500 ख़ानदानों के साथ खड़े होकर अमली तौर पर इसकी मज़ाहमत करेंगे। हम इसको रजिस्ट करेंगे, हम इन लोगों के साथ खड़े होंगे और हम इन मज़दूरों को इस तरह लावारिस नहीं होने देंगे, ना निकलने देंगे इनको। दूसरी बात यह है कि PTI के हमारे ये जितने चैम्पियन हैं, वो आपने भी वीडियोस देखी होंगी, आजकल तो बहुत चल रही हैं। असद उमर साहब हों, जो आजकल मुझे तो लगता है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वही है शायद, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब को तो ये पता ही नहीं होता जब काबीना को चेयर करते हैं कि कैबिनेट में फ़ैसले क्या हो जाते हैं, और बाद में फिर उन्हीं की वो खुद इंक्वायरी भी करा लेते हैं। तो इस वक्त जो इनकी हुकूमत का चीता है, जो सब कुछ चला रहा है, असद उमर साहब, उन्होंने बहुत मरतबा बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात जो डंके की चोट पर उन्होंने कही, तकरीर फरमाते हुए स्टील मिल के मुलाजमीन के सामने, उन्होंने कहा कि ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर लो, फिर ये सोशल मीडिया पे चलाना, मीडिया पे चलाना। अगर कल PTI की हुकूमत आ गई पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से आ गई, अगर आ गई और उसने कोई ऐसा फ़ैसला किया स्टील मिल के मुतल्लिक जो वो कर चुकी है, तो मैं अपनी हुकूमत के साथ नहीं, स्टील मिल के मज़दूरों के साथ खड़ा हूँगा। अब हम देखते हैं, काबीना का इजलास सुना है उन्होंने रखा है, और काबीना के एजेंडे पर स्टील मिल के मुलाजमीन को निकालने वाली बात भी है। स्टील मिल अपने ATMs को देने के मुतल्लिक भी कोई बात शायद होगी। तो मुझे इंतज़ार होगा कि उस कैबिनेट मीटिंग में असद उमर साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि MQM जिसने मज़म्मत की है स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की, लेकिन मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि MQM को प्रैक्टिकली अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं होती है, वो वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, वो काबीना का हिस्सा हैं। उनके 2 वज़रा उस कैबिनेट के अंदर बैठे होंगे जिस काबीना में स्टील मिल के मज़दूरों को निकालने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के कांधों पर रख कर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि MQM जो सूबा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी की दावेदार है, ख़ास तौर पर कराची के लोगों की नुमाइंदगी की दावेदार है, स्टील मिल के जितने मुलाजमीन हैं उनकी एक वाज़ेह अक्सरियत सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखती है, और उसमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत का ताल्लुक़ कराची शहर से है। तो MQM के लोग, MQM के 2 वज़रा उस काबीना में इस फैसले को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और मज़ाहमत करेंगे, अमली तौर पर मज़ाहमत करेंगे, डिसएग्री करेंगे, डिसेंटिंग नोट देंगे, काबीना को रोकने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमें शायद इस बात पर, मैं तो शाबाशी दूंगा MQM को, मुझे उम्मीद है कि ये करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन GDA वो भी काबीना में बैठी है, वो भी सूबा सिंध से मुंतखब होकर असम्बली में गए हैं, वो भी सूबा सिंध के लोगों के हमदर्द होने के दावेदार हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि, लेकिन शायद सूबा सिंध के उन लोगों के ख़ानदानों का उन्हें कुछ एहसास हो जाए जिनको निकालने का फ़ैसला PTI की हुकूमत ने किया है।
शायद उनका ज़मीर जाग जाए और GDA के वाहिद इकलौते वज़ीर उस कैबिनेट मीटिंग में MQM के वज़रा के साथ, असद उमर के साथ स्टील मिल के मज़दूरों को निकालने के इस फैसले की मुखालफत करें और डट कर मुखालफत करें। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि जिस दिन ये काबीना का इजलास हो उस दिन PTI के वो वज़ीर जिनको कराची से सेलेक्ट करके वहाँ भेजा गया है, जो दावेदार हैं कराची के लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के, जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं चवल लोग, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला किसी दिन किसी के दिल में कोई बात डाल देता है। तो अगर स्टील मिल के इन 9,500 मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों के मुतल्लिक उस दिन उनके दिल में कोई बात आ जाए और वो काबीना के अंदर अपनी हुकूमत के इस जालिमाना फ़ैसले की मुखालफत करने की जुर्रत कर सकें और अपने वज़ीर आज़म जो ख़ुद स्टील मिल के मुलाजमीन से एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये वादा करके गए थे कि हम स्टील मिल की निजकारी नहीं करेंगे, हम माहिरीन को लाएंगे, हम एक्सपर्ट्स को लाएंगे और हम उनके ज़रिए एक अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए स्टील मिल को रिवाइव करेंगे, स्टील मिल को चलाएंगे। मेरा सवाल ये भी है वज़ीर आज़म से कि इन तकरीबन 1.25 सालों के अंदर इस PTI की नालायक और नाइल हुकूमत ने कितने अटैम्प्ट किए हैं स्टील मिल को चलाने की, कितनी कोशिशें इन्होंने की हैं स्टील मिल को चलाने की। मुझे तो नज़र कोई नहीं आई कोशिश इनकी। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि इन 1.25 वर्षों में स्टील मिल के खसारे में बेपनाह इजाफा हुआ है, कोई तकरीबन 70 अरब से ज़्यादा। जब PMLN की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इसकी निजकारी की कोशिश हो रही थी, PTI उसकी मुखालफत कर रही थी, पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही थी और जमातें इसकी मुखालफत कर रही थी। सिंध हुकूमत ने उस वक्त दिलचस्पी जाहिर की थी कि अगर ये स्टील मिल हमें दे दी जाए तो हम इसको चला लेंगे। मैं आज फिर ये बात दोहराता हूँ, एक बात तो वाज़ेह है कि अगर स्टील मिल का खसारा जो कहते हैं 200 अरब से ज़ायद है तो कोई प्राइवेट पार्टी, कोई इन्वेस्टर 200 अरब का खसारा देकर तो स्टील मिल नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। जाहिर है जिसको भी ये तोहफे में दे जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं उसको ये सारी लाइबिलिटीज़ क्लियर करके ही दी जाएगी, ये सारा खसारा हुकूमत लेगी और स्टील मिल उनको क्लीन करके दे दी जाएगी। हमने उस वक्त भी कहा था कि हमारे साथ बैठें और ये तफसीलात हमसे शेयर करें आप कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशन पर स्टील मिल की निजकारी या कोई और जो भी आपके जहन में तजवीज़ है वो करने जा रहे हैं। जिन शराइत पर आप किसी को स्टील मिल देना चाहते हैं वो हमसे शेयर करें, और अगर ये मिल आपसे नहीं चलती तो सिंध हुकूमत इस मिल को चलाने के लिए तैयार है। हम आज भी ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें दे दें या किसी XYZ बंदे को दे दें, हम ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्टील मिल को चलाने के लिए आज भी तैयार है। लाइबिलिटीज़ फेडरल गवर्नमेंट ले ले, स्टील मिल हमें दे दे, हम चलाने के लिए तैयार हैं, हम इस पर बात करने को तैयार हैं, हमसे बैठ के बात की जाए। और ये बात मैं समझता हूँ इसलिए बेहतर है कि बजाय ये किसी अपने ATM को ये दें और एक नई कंट्रोवर्सीज पैदा हों, बेहतर तरीका ये है कि ये मिल हुकूमत के पास ही रहे। अगर वफाकी हुकूमत ही करना चाहती है तो सूबाई हुकूमत के पास रहे और ये हुकूमत उसको चलाए, और हम इस बात की ज़मानत देंगे कि हम स्टील मिल से किसी एक भी मुलाजिम को निकलने नहीं देंगे। और यही तमाम मुलाजमीन जितने इस वक्त स्टील मिल में मौजूद हैं वो सब अपनी नौकरियों पर होंगे और हम इनकी मुलाजमतों को बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह ताला स्टील मिल को हम चला लेंगे। जी, अब कोई सवाल आपका हो तो मैं साहब, आपने फरमाया कि वफाकी गवर्नमेंट मुलाजमीन को निकाल के स्टील मिल को बंद करना चाहती है, बैन करना चाहती है या निष्कासित करना चाहती है। आप कह रहे हैं हम मुज़ाहमत करेंगे अगर मुलाजमीन को निकाला, या जो ये खरबों रुपये की ज़मीन है मुस्लिम की प्रॉपर्टी, मुज़ाहमत आप किस तरह करेंगे? सड़कों पर आएंगे
या खुद टेक ओवर कर लेंगे स्टील मिल को? आप जैसे कह रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी है, और जो लीगल फॉर्म है उसको वो क्या है? देखें, एक तो जाहिर है जब 9,500 लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा तो ये 9,500 मुलाजमीन इस फैसले को आराम से तस्लीम तो नहीं करेंगे, ये एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो कुछ ये करें, इनका अपना इख्तियार है, हक़ है इनका आइनी तौर पर, अदालतों में जाएं, तो जो भी तरीके का इख्तियार करें। पीपल्स पार्टी इनके शाना बशाना खड़ी होगी बतौर सियासी जमात, नंबर 1। दूसरी बात जो सिंध हुकूमत करेगी, जो मैंने भी आपको बताया कि कोई भी ऐसा फैसला जो CCI के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, हम उस पर मज़ामत करेंगे बतौर हुकूमत। अगर स्टील मिल की हज़ारों एकड़ ज़मीन को, जिस तरह पहले एक बात आई थी कुछ अर्सा पहले कि इन्होंने नेशनल बैंक को कहा कि ज़मीन आप ले लें और वो पैसा दे दें ताकि हम SSG को दे दें पैसे। अब अजीब तमाशा है कि स्टील मिल की ज़मीन होगी, नेशनल बैंक उसका मालिक बन जाएगा और जो पैसा आएगा वो पैसा सुई गैस कंपनी को चला जाएगा। मतलब चट भी अपनी पट भी अपनी, दोनों इदारे वफाकी हुकूमत के, और वो आपस में कर लेंगे। जो ज़मीन सिंध हुकूमत की है वो मुफ्त में वफाक ले जाएगा। तो इस किस्म के किसी भी हरबे पर सिंध हुकूमत मज़ामत करेगी, हम ये नहीं करेंगे। क्या समझते हैं ये ज़मीन जब सिंध हुकूमत की है और लगाई भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की है मिल, तो अगर वफाकी सरकार किसी ATM को दे रही है, आपको पता लग रहा है, तो इसके हवाले से आईनी तौर पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं, ज़रा रिपीट करते, मेरी समझ नहीं आया। आईनी तौर पर कोई लीगल फॉर्म है वो तो आपके उसमें हक में नहीं जाता, तो दूसरा क्या रास्ता है आपके पास? देखिए, आईनी तौर पर तो हमारे हक में इसलिए जाता है कि एक तो CCI का फोरम है ही ऐसे मकासद के लिए, ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो वफाक और सूबों के दरमियान जिसको हल करना हो, जिसमें दोनों के स्टेक्स हों। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुतल्लिक जो भी फैसला होगा उसको CCI के फोरम पर किया जाए। तो एक तो आइन में वैसे है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत के पास कोई एक भी जवाब ऐसा हो कि जिससे वो CCI के प्लेटफॉर्म से भाग सके। उनको इन्हें नहीं कि उस पर आना है। अगर वो नहीं आते हैं तो वो वायलेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी और आइन को भी। क्या CM साहब के मामले पर CCI का इजलास बुलाने के लिए खत लिखेंगे, उनको क्या सोचता है, क्या करेंगे इस पर? देखिए, मैंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि सूबा सिंध की हुकूमत स्टील मिल के मसले पर लाताल्लुक़ नहीं रह सकती है, मुख्तलिफ वजूहात पर। एक तो हमारे सूबे के लोग हैं जिनकी बरतरफियाँ की जा रही है, फ़ैसला हुआ है, और एक ऐसे मौके पर हुआ है जब सिंध हुकूमत ने ख़ुद एक ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ है और ये कहा है तमाम प्राइवेट इदारों से भी कि आप किसी को मुलाजमत से नहीं निकाल सकते। फिर इमरान खान साहब ने एक भाषण भी दिया था अभी कुछ अर्सा पहले इसी कोरोना के हालात में, जब स्टेट बैंक ने उन तमाम प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको 3 और 4% पर कर्ज़े देने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो इदारे अपनी तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं वो हमसे कर्ज़ा लें और अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करें। इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि इस कोरोना के हालात जो पैदा हो गए हैं, जिसमें उन्होंने अपना एक जो नैरेटिव बिल्ड किया था वो यही था कि इन हालात में हम लोगों के रोज़गार को ख़त्म नहीं कर सकते, हम दिहाड़ीदार लोगों को लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकते, लोग भूखे मर जाएंगे। इस बुनियाद पर उन्होंने स्टेट बैंक से ये एक प्रोग्राम अनाउंस करवाया और उस दौरान उस तकरीर में उन्होंने कहा, अपील की इमरान खान ने तमाम प्राइवेट इदारों से कि आप अपने मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें, अगर आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है तो आप स्टेट बैंक से कर्जा लें, हम आपको कर्जे दिलवाएंगे। ये कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है। इमरान खान साहब है तो उसके हर चीज़ में कंट्राडिक्शन है उसके, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे एक तरफ आप कहते हैं कोरोना की वजह से मईशत ख़राब हो रही है, आप कहते हैं कोरोना की वजह से लोगों का रोज़गार मुतासर हो रहा है, आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, और दूसरी तरफ
हुकूमत खुद 9,500 के करीब स्टील मिल के लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला करेगी। तो कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा तरीके से आप स्टील मिल की ज़मीन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत ने जो बहरिया टाउन को आने वाले दामों में ज़मीन फरोख्त की, उसके हवाले से कितने मुद्रा के मेरे भाई पहली बात तो ये है कि सिंध हुकूमत ने कोई होने पौने दामों फरोख्त नहीं की थी। दूसरी बात ये है कि ये सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया जिसके तहत तकरीबन 460 अरब रुपए बहरिया टाउन ने अदा करने हैं और वो अदा कर रहे हैं। तो ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो गया सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जाकर। सैयद भाई, ये फरमाइएगा कि स्टील मिल बंद हुई, सारे मामले थे, पर आप समझते हैं कि जो साबित सरबराह थे, जिनके अंदर थे रिटायर्ड फौजी भी थे, वो इसके जिम्मेदार थे, और अल्टीमेटली स्टील मिल बंद होने का फ़ायदा किस सेक्टर को किया, किन लोगों को किया, उसके बारे में भी बता दीजिएगा। और अब आपके पास ज़मीन क्या प्लान है कि अगर सिर्फ हुकूमत स्टील मिल को ओन करती है और चलाने की कोशिश करती है, तो कि ये 9,000 मुलाजमीन जो कि 2015 से फारग बैठे हुए स्टील मिल की का प्लांट जो है उसकी बहुत बुरी हालत है, उसको चला पाएंगे? आपके जहन में कोई प्लान है इसके मुताबिक? देखें, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बात मुझे पहले ही करनी चाहिए थी। वैसे ये अजीब मंतक हमारे मुल्क में चलती है, अगर स्टील मिल तबाह हो गई तो वजह क्या है कि वहाँ के मजदूर इसके जिम्मेदार हैं। अगर PIA थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? जो उसका सरबराह लगा हुआ है। मतलब अजीब सी बात नहीं है। कोई इदारा नुकसान में चला जाए तो जिम्मेदार मजदूर हैं, कोई इदारा ठीक चलना शुरू हो जाए उसका जिम्मेदार एक बंदा है जो उसका वो चीफ लगा बैठा है या हुकूमत है। भाई स्टील मिल अगर बंद हुई, आज जिस नहज पे पहुंची, तो क्या स्टील मिल के मजदूरों ने उसको बंद किया? ये फैसला किसने किया था? ये फैसला भी उस वक्त की हुकूमत ने किया था। तो स्टील मिल जिस नहज पे पहुंची हुई है उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। अगर कोई इदारा बुरे हालात में जाता है और उसके जिम्मेदार मजदूर हैं, तो फिर कोई इदारा अगर बेहतर होता है तो फिर उसका क्रेडिट भी मजदूरों को जाता है। लेकिन अगर कोई इदारा तरक्की करता है तो उसका जिम्मेदार कोई और है, कोई एक CEO है, एक चेयरमैन है, एक MD है। तो फिर अगर कोई इदारा नुकसान में जाता है, तबाह होता है, तो उसका जिम्मेदार भी फिर वहाँ का CEO है, वहाँ का MD है, वहाँ की जो टॉप मैनेजमेंट है वो है। स्टील मिल को बर्बाद करने के लिए पहले तो मंसूबे के तहत जो आपका स्टील इंपोर्ट होता था उसके ऊपर ड्यूटीज़ कम की गई ताकि इंपोर्ट करने पे लोगों को सस्ता पड़े और लोकल जो लोग ख़रीदें उसको वो महंगा पड़े। आप एक तरफ बाहर से गाड़ियां जो इंपोर्ट होकर आती हैं उस पर सख्तियां करते हो, ड्यूटियां बढ़ाते हो, महंगी करते हो, ताकि आपकी लोकल जो गाड़ियों के प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन होती है, उसको आप सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ स्टील मिल के मामले में ये मंतक, ये जो फार्मूला है उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो प्राइवेट स्टील मिल्स लगी हैं, शायद उनमें से भी कोई लोग हों इसके पीछे, तो मैं ये समझता हूँ कि स्टील मिल की तबाही के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसकी गैस मुंतक़ता करवाई, वो लोग हैं जिन्होंने कभी स्टील मिल की मदद नहीं की, वो लोग हैं जिनकी नज़र स्टील मिल की ज़मीन पर है, वो लोग हैं जिनकी नज़र स्टील मिल की पूरी मिल के ऊपर है, जो चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए। क्या है ऐवान में, ऐवान से बाहर, कानून के फॉर्म पे आप किस तरह अपने पार्टी लीडर के साथ का दफा करेंगे, और या आप इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको जो ब्लॉगर हैं उनके पस मंजर क्या है, या किसी के हाथों में खेलनी है? देखें, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन कम से कम मुझे हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उन पर थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होता है कि एक मशकूक खातून जिसका अपना किरदार बहुत मशकूक है, उसके मशकूक मुबैना इल्ज़ामात को जिस तरह से हेडलाइंस में जगह दी जाती है, और मैं समझता हूँ कि मकसद सिर्फ एक है इसका
वक्त आएगा ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को ख़राब किया जाए, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में डिफेम किया जाए, और उसके लिए ख़ातून इस्तेमाल हो रही हैं। हमें उस खातून पे कोई नहीं, ठीक है, उनका तो शायद पूरा माजी इस तरह के कामों से भरा पड़ा है, वो सारी चीज़ें करती रहें, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा तमाम पाकिस्तान के मीडिया चैनल से कि वो इन हालात में, जब पाकिस्तान के लोगों को कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा का सामना है, जिसके ज़रिए हमारे लोगों के हलाकतों की तादाद में और मुतासरीन की तादाद में बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है, हमें उस पर फोकस रहना चाहिए, हमारी तवज्जो उससे नहीं हटनी चाहिए। और एक सबब शायद ये भी इसका है कि इस पाकिस्तान के लोगों के जो इस वक्त बुनियादी इश्यूज़ हैं, उससे हमारी तवज्जो डाइवर्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताइए कि इस मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो गई है पिछले एक हफ्ते से, क्यों इस पर बात नहीं हो रही? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस मुल्क में चीनी की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया है, आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। ये ड्रामे करके कमीशन बना दिए गए, कमेटियां बना दी गई, तहकीकात करा दी गई, क्यों उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया जिनके नाम लिए जाते हैं? वज़ीर आज़म का नाम है, असद उमर का नाम है, हफीज़ शेख का नाम है, रज़ाक दाऊद का नाम है, बोज़ार का नाम है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सवाल इस पर नहीं हो रहा है। तवज्जो हटाने के लिए एक खातून को खड़ा कर दिया गया है और झूठे इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू है। हमारे मुल्क में कोरोना तो बाद में आया, कोरोना से पहले ही मईशत हमारी बर्बाद हो गई है। हमारा ग्राफ आप देखें, जो जीडीपी ग्रोथ का था, इस मनूस हुकूमत के आने के बाद वो किस तरह नीचे आया है। ये 68 साल में वो ग्राफ आपको नहीं मिलेगा कि 2018 में हम कहाँ थे और 2019 में हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे यूँ नीचे आया ग्राफ हमारा। इस पर बात नहीं हो रही, इससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी गुजारिश होगी तमाम मीडिया के दोस्तों से कि ये एक ऐसा इशू गढ़कर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात लिख लीजिए, अगर हमने इस पर इसी तरह तमाशा लगाया तो आज ये पीपल्स पार्टी है, कल कोई और जमात होगी, परसों कोई और होगी, और तरसों वो भी हो सकती है जो इस पर ज़्यादा बगलें बजा रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो कारस्तानियाँ इस वफाकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि किसी और पे के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगेंगे और हम खुश होंगे, तो कल इनके ऊपर सच्चे इल्ज़ाम लगेंगे तो ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो ये मुनासिब बात नहीं है, नामुनासिब बात है। हमें अपने मुल्क की इशूज़ पर फोकस करना चाहिए, हमें अपने लोगों के उन इशूज़ पर फोकस करना चाहिए जिनकी वजह से उनकी जान खतरे में है, जिनकी वजह से उनकी सेहत जो है वो ख़तरे में है, जिनकी वजह से उनका रोज़गार ख़तरे में है, जिनकी वजह से उनके घर की मईशत ख़तरे में है। हमारे मुल्क की मईशत डूब रही है। यहाँ पर जो ये टड्डी दिल है, जो लोकस्ट है, जो माकड़ है, उसने तबाही फेरी हुई है। हमारे चैनल्स पर कहीं पता नहीं 8वीं 10वीं खबर आती है। ये अगर हमारी क्रॉप्स को लोकस्ट इस तरह बर्बाद करती रही तो हमारे मुल्क में जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। हमारे पास गंदम के क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, चावल के क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, हम और आप जो सब्जियां खाते हैं उसके क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। ये सारी फसलें तबाह हो रही हैं। इस पर हमें गौर करना चाहिए, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। फेडरल हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, ख़ासतौर पर हमारे वज़ीर आज़म साहब, वो ख़ुद इतने गाफिल हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कैबिनेट में फ़ैसले क्या हुए हैं। कोई 10 चीज़ों के फ़ैसले ख़ुद करके उन पर तहकीकात करा चुके हैं। तो सिंध हुकूमत को कभी पहले बताया नहीं जाता, एतमाद नहीं लिया जाता। वो तो सिंध आने को तैयार नहीं है इस कोरोना के बाद, अभी तक वो आए नहीं है, लोगों का पूछने नहीं आए। जहाज़ का तैयार हो गया, कोई 100 के करीब बेचारे लोग हमारे जहाँ बैक हो गए, वो सिंध नहीं आए, वो नदिया के नहीं चले गए पिकनिक मनाने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच।
शेख साहब एक बात बता दीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो संध्या रिजर्व वाला जो मामला है ये हुकूमत जो है उसको तवज्जो हटाना चाहिए। जिस तरीके से चीन की रिपोर्ट आई है उस पर भी और उसके अलावा जो प्लेन हादसे वगैरह हुए उस पर भी शायद ये तवज्जो हटाई जा रही है। लेकिन सर इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से, सर उसको भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास मजीद भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें। भाई मेरे पहली बात तो ये है कि कौन सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ उसने शेयर की है। जब आप समाजी राब्तों की वेबसाइट पर चेक करें, मेरे भाई मुर्तज़ा वहाब की उसकी बीवी के साथ तस्वीर लगा के आप कॉन्फिडेंशियल कहते हो सर वो कह रही है कि यार? वो कह रही है मतलब क्या? वो तो उसको मैं उसके करेक्टर पे बात नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ उस मसले के अंदर, लेकिन जो वो कह रही है वो वक्त साबित करेगा कि वो कितनी सच्ची है, ठीक है ना? वो छोड़ दें उस बात को। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उसकी झूठी बातों को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं। हम कोरोना को भूल गए हैं, हम लोकस्ट को भूल गए हैं, हम बेरोज़गारी को भूल गए हैं, हम गुर्बत को भूल गए हैं, हम पेट्रोल की किल्लत को भूल गए हैं, हम 10,000 लोगों को स्टील मिल से निकालने के फैसले को भूल गए हैं, और एक खातून जो बेबुनियाद बातें कर रही है हम वो हेडलाइंस में चलाते हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है भाई, सच्ची है ना, जाए अदालत में जाए, मुकदमे करवाए, इंक्वायरियाँ करवाए, ये एक तरीक़ेकार है ना। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई चीज़ उसने कॉन्फिडेंशियल अभी तक नहीं दिखाई है भाई। 9 साल के बाद एक चीज़ का कहला साहब जो इल्ज़ाम लगाए खातून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ है तक, और उन्होंने एक ट्वीट ये किया कि अगला निशाना नून लीग है, जबकि वो केपी गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रही हैं, तो क्या समझे यही तो महदूद रहेगा या तहरीक इंसाफ की तरफ भी जाएंगे? मैंने बताया अभी आपको, अभी मैं कह चुका हूँ, ये मैं अभी कह चुका हूँ। इन हरकतों में मारूफ कौन है ये भी आपको पता है, मशहूर कौन है ये भी आपको पता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सिलसिला मुझे रुकता हुआ नज़र नहीं आता। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को लोगों की नज़रों में गिराने का एक प्री प्लान्ड मंसूबा है। हमें उसका शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपनी तवज्जो हमारे लोगों के जो अवामी इशूज़ हैं उस पर रखनी चाहिए। और एक खातून जिसका किरदार ख़ुद बड़ा मशकूक है, कभी इसराइल में, कभी भारत में, कभी कहीं ये चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने, वो आकर हमारे मुल्क की ज़्यादा मुहिब वतन बन जाए मुझसे और आपसे, तो फिर तो मतलब हद हो गई नहीं। दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पैसे बटोर रहे हैं, ट्रीटमेंट के इलाज नहीं है, लेकिन सिर्फ आइसोलेट करने के लिए डॉक्टर पे दिए जा रहे हैं, उस पर आपकी। देखिए पहली बात यह है कि मैंने अभी बताया आपको कि PMLN की हुकूमत में हमने स्टील मिल को लेने की बात नहीं की थी, ख़तों की दावत हुई है, ख़तों की दावत हुई है, उन्होंने ख़त लिखे, हमने ख़त लिखे, इसकी मैंने भी तफसील आपको बताई। और हमने ये कहा था कि जिन शराइत पर आप ये किसी को देना चाहते हैं हमसे वो शेयर करें। आप स्टील मिल की लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे? आप गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करेगी या जिसको देगी वो टेक ओवर वो खुद ले लेगा? तो ये सारी तफसीलात ये खतूत मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम शेयर भी कर देंगे। दूसरी बात आपने कही, देखें कोरोना के इशू पर इस वक्त जो क्राइसिस हॉस्पिटल्स में पैदा होने जा रहे हैं, हुए हैं, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि दुनिया भर में मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, जितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, वो चार्जेस लेते हैं, महंगे लेते हैं। लेकिन सूबा सिंध में सरकारी हॉस्पिटल्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और सरकारी हॉस्पिटल्स में अब भी कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है, हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पैसे खर्च करना चाहता है तो मुझे ये हक़ नहीं पहुंचता कि मैं उसको रोकूं कि आप ये काम मत करो। लेकिन हुकूमत जो कर सकती है वो ये कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ तकरीबन जिन जिन हॉस्पिटल्स में हमने दी हैं वो दी हुई हैं, हम मज़ीद उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं और उसी तरह वो जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।